Hello everyone, welcome to today's session. तो आज है हमारा LT क्लास 42। तो हम 42वीं क्लास आज करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो उनको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इस समय हमारा चल रहा है यूनिट 1, जिसमें हम फिलोसफीज की बात कर रहे हैं और हमने नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म को देख लिया है, उसके एमसीक्यूज भी कर लिए। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रेगमेटिज्म अच्छे से समझाया था कि आपको कैसे उसको पढ़ना है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे रियलिज्म की, और इसके बाद ना सिर्फ प्रेगमेटिज्म और रियलिज्म, हम ओवरऑल जो है थोड़े बहुत एमसीक्यूज देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले रियलिज्म पे। तो रियलिज्म जो है हमारा, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं यथार्थवाद। ठीक है, जो चीज रियल है, वास्तविक है, यथार्थवाद कहा जाता है। तो रियलिज्म एक ऐसा वेस्टर्न फिलोसफी का स्कूल है जो ये कंसीडर करता है कि मैटर ही रियल है और ट्रू है। यानी मुझे जो अपने आसपास चीजें दिख रही हैं, जिसे मैं अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकती हूँ, मतलब मुझे आंखों से दिखाई दे रहा है, मैं उसे छू सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, ये सारी चीजें मुझे जो रियल में ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं वही सत्य है। ठीक है, तो ये रियलिज्म जो है फॉलो किसको कर रहा है? आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव कर पाएंगे, जो आपको उस समय दिख रहे हैं, वही उसके लिए क्या है? रियलिटी है। What we perceive and see by our senses is real nature and only true entity of the world। सिर्फ यही एकमात्र क्या है? यही एक उसके लिए अंतिम सत्य हो जाता है। इसके अलावा वो और किसी चीज में नहीं जाता। जैसे हम आइडियलिज्म में बात कर रहे थे तो वहां स्पिरिचुअलिज्म की बात हो रही थी कि भाई ये भी एक जगत है, लेकिन ये जगत जो है नश्वर है, एक आध्यात्मिक जगत भी है, और हर इंसान को क्या करना है? सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू, ज्ञान को लेने के थ्रू कहाँ तक पहुंचना है? उस आध्यात्मिक जगत के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ऐसी कोई विचारधारा इसकी नहीं है। ठीक है, रियलिज्म अपोज करने के लिए, किसको अपोज करने के लिए? आइडियलिज्म को अपोज करने के लिए ही आया था। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद ये कह रहा है कि भाई दो जगत है ना, टू वर्ल्ड की यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर थ्योरी थी। एक जगत जिसमें हम रह रहे हैं और एक भौतिक जगत हो गई, और दूसरा जगत आध्यात्मिक जगत था। और इसने क्या कहा? रियलिज्म ने कहा भाई आध्यात्मिक जगत वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर जो मुझे इस समय दिखाई दे रहा है, जिन ऑब्जेक्ट्स में इस समय देख सकता हूँ, वही मेरे लिए अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, तो इसी से आप देखोगे कि आगे की जो फिलोसफी, जिस पे जितनी भी इन्होंने प्रिंसिपल्स डिराइव किए हैं, या एक मनुष्य की क्या आवश्यकता है रियलिज्म के अनुसार, वो किस पे डिपेंड कर रही है? आज पर ही डिपेंड कर रही है। भाई आज मेरे सामने जो जीवन है, मुझे उसे जीना है। मैं आज के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। आज की प्रैक्टिकल लाइफ के जो चैलेंजेस है वो मुझे फेस करना है, ना कि मुझे किसी आध्यात्मिक जगत के लिए तैयार होना है। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आइडियलिज्म के जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। कहा जाता है ना प्लेटो को। और प्लेटो के ही शिष्य थे कौन? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे, और वो किसके जनक है? वो है रियलिज्म के जनक। ठीक है, तो प्लेटो जो कि गुरु थे अरिस्टोटल के, अरस्तु के, उन्होंने आइडियलिज्म को फॉलो किया था, आइडियलिज्म की फिलॉसफी दी थी। और इनके जो शिष्य अरिस्टोटल थे, लेकिन ये क्या थी? ये सोचते थे रियलिज्म के बारे में। रियलिज्म फिलॉसफी इन्होंने दी थी जो कि आइडियलिज्म के जस्ट ऑपोजिट थी। अब देखो ये जो वर्ड रियलिज्म है, ये आया कहां से है? इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड रियल। रियल से आया है, और रियल वर्ड ग्रीक शब्द रिज से डिराइव हुआ है। रिज, रिज का मतलब होता है मैटर या ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु। ठीक है, क्या मतलब है? रियल शब्द का ग्रीक भाषा में मतलब ये रीज के वर्ड से आया है, और इसका अर्थ होता है वस्तु। और इसीलिए हम यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ेंगे रियलिज्म में, वो किससे संबंधित होगी? थिंग्स, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। यही कारण है कि रियलिज्म को यथार्थवाद या वस्तुवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यथार्थवाद या वस्तुवाद भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये किस चीजों से संबंधित है? ऐसी चीजों से, ऐसी वस्तुओं से जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम अपने 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्रीक फिलोसफर, जैसा कि मैंने बताया, अरिस्टोटल जो है वो फाउंडर माने जाते हैं रियलिज्म के। इसके अलावा और कौन कौन से इसके प्रोपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे। तो इरेस्मस हो गए, रिबेलिस हो गए, ठीक है, लॉर्ड मोंटेग हो गए, रिचर्ड मल्केस्टर, फ्रांसिस बेकर, जॉन मिल्टन, रटके, कॉमिनस, ठीक है, व्हाइट हेड, बर्ट्रैंड रसल, जॉन लॉके और मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये सब क्या है? प्रोपोनेंट्स है किसके? रियलिज्म के। ये सब यथार्थवाद को मानते थे।
अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें रियलिस्टिक एजुकेशन की, हमें रियलिज्म समझ में आ गया कि रियलिज्म किसकी बात कर रहा है। अभी जो हमारे सामने हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। और हमारी तैयारी किसकी होनी चाहिए? हमारी तैयारी आज की जीवन के लिए ही होनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी जो शिक्षा होगी, अगर वो इस फिलॉसफी से प्रभावित होगी, तो वो भी क्या करेगी? वो मुझे आज की जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं उसके लिए तैयार करेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन क्या हुआ? सबसे पहले इन्होंने कहा है बेस्ड ऑन साइंस। ये भाई साइंस को बहुत मानते थे, क्योंकि आप आसपास जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष आप चीजों का अनुभव कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लॉजिक ढूंढेंगे। साइंस क्या है? साइंस फैक्ट्स पर, एक्सपेरिमेंट्स पर, लॉजिक पर बेस्ड है। तो ये भी क्या करते थे? साइंस को मानते थे। इम्फेसिस ऑफ प्रेजेंट लाइफ ऑफ चाइल्ड, आज वास्तव आपका वर्तमान में जीवन पर आपको क्या जरूरत है बच्चे को, उसके ऊपर आपका जोर होना चाहिए, उसके ऊपर एम्फेसिस होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाइड लाइफ, किस पर? प्रयोगों पर। और जो भी आप सीख रहे हो उसे आप अपने जीवन में किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर आपका एम्फेसिस होना चाहिए। ऑपोजिशन टू बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज को ये बिल्कुल मतलब व्यर्थ मानते थे। इनका कहना था ठीक है आप अगर नॉलेज ले रहे हो, लेकिन उसका मतलब क्या है? आपको आनी चाहिए वो चीज, आपको अप्लाई करना आना चाहिए अपने वास्तविक जीवन में उसको। तो ये बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट है। और इन्होंने यहाँ पर लिखा था नॉट वर्ड बट थिंग्स। देखो कभी कभी ना कोट्स आ जाते हैं कि ये कोट किससे रिलेटेड है, जैसे बैक टू नेचर किससे रिलेटेड था? नेचुरलिज्म से रिलेटेड था। तो ऐसे यहाँ पर नॉट वर्ड्स बट थिंग्स कौन कहता है? शब्दों में नहीं, सिर्फ टेक्स्ट मत पढ़ाओ बच्चे को स्कूल में बैठकर, उसे थिंग्स या उसके आसपास जो चीजें हैं उससे अवेयर कराओ। ठीक है, वो उन चीजों को समझे, कैसे उसे प्रयोग करना है, कैसे उसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, ये चीजों को बताओ। तो नॉट वर्ड बट थिंग्स इनका कहना था। फिर लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फ्री छोड़ दिया गया है चाइल्ड को। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? नेचुरलिज्म के साथ इसको कंपेयर भी कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि रियलिज्म में आप कह रहे हो कि जिसे हम 5 अपने सेंसेस के द्वारा परसीव कर रहे हैं, वही जो है सत्य है रियलिज्म के अनुसार, और उसी के बारे में हमें सीखना चाहिए या नॉलेज वही गेन करनी चाहिए। आप कहोगे नेचुरलिज्म में भी तो हम यही बात कर रहे थे। देखो नेचुरलिज्म रियलिज्म से थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो नेचर के जो लॉज है ना उनको यूनिवर्सल मानता है, और वो ना अल्टीमेट रियलिटी पे जाता है। उसका मतलब क्या था कि अल्टीमेटली जो है हर चीज जो ट्रू है वो क्या है? पदार्थ की बनी हुई है। जितने भी आपकी वस्तुएं आपको अपने आसपास दिख रही हैं वो सब पदार्थ की बनी हुई है। तो अल्टीमेट जो एग्जिस्टेंस है वो पदार्थ की है। और जो पदार्थ, हमारा शरीर भी जो बना हुआ है पंच तत्वों से बना हुआ है ना, तो यही मानता था कि हम पदार्थ के बने हुए हैं, हमारे अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई जिसकी वजह से हमारे अंदर लाइफ ओरिजिनेट हो गई है। ये नेचुरलिज्म फॉलो करता था। अब रियलिज्म जो है ना, वो अपने आसपास जो चीजें देख रहा है बस वहीं तक जो है उसकी नॉलेज खत्म हो जाती है। वो अल्टीमेट रियलिटी में नहीं जाता कि भाई ये भी किसका बना हुआ है, वो भी किसका बना हुआ है, हम और ज्यादा ढूंढने की कोशिश करें, हम और ट्रुथ को फाइंड आउट करें, इसमें ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसको प्रेजेंट की अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करना है। इसीलिए हम यहाँ पर लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड की बात कर रहे हैं। जहां हम नेचुरलिज्म में देख रहे थे, नेचुरलिज्म में कंप्लीट फ्रीडम थी चाइल्ड को, क्योंकि वहां पर नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है, नेचर ही बच्चे को तैयार करेगा, बच्चे के अंदर जो नेचुरल क्वालिटीज हैं उसको एनहेंस करेगा। तो बच्चे को कंप्लीटली फ्री छोड़ दो। डिसिप्लिन भी कौन करेगा? नेचर ही करेगा। अगर कोई काम गलत करेगा नेचर खुद पनिश करेगा, खुद सीख जाएगा बच्चा कि ये काम नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई अच्छा काम करेगा नेचर खुद उसे रिवॉर्ड देगा। तो यहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम थी बच्चे को। यहाँ इतनी फ्रीडम नहीं देनी है, यहाँ पर क्या करना है, थोड़े से रूल्स रिस्ट्रिक्शंस भी हैं आपको देने हैं। यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज थ्रू हिज ओन एफर्ट्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर आत्म अनुशासन भी होना चाहिए और बच्चे को खुद करके सीखना है। ठीक है, इग्नोरेंस यानी अभी बच्चे को ज्ञान नहीं है, बच्चे को वो नॉलेज तक पहुंचना है अपने खुद के एफर्ट से, खुद के प्रयासों से। फिर इम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, क्योंकि हम हर चीज रियलिज्म के अनुसार हम हर चीज अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स है अपने सेंसेस के थ्रू ही परसीव कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे के सेंसेस को ट्रेन करें। जितना ज्यादा सेंसेस ट्रेन हो उतना ज्यादा वो अपने आसपास की नॉलेज को जो है गेन कर पाएगा। फिर इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है इंडिविजुअलिटी एंड सोशबिलिटी, क्योंकि देखो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि मनुष्य को अपने आज के लिए जीना है। आज जो उसके सामने चीजें आ रही हैं वो उसे
चैलेंजेस को फेस करना है या फिर आज के जीवन को अगर सुखमय बनाना है। अब मनुष्य क्या है, वो एक सोशल बीइंग है, वो अकेले तो रहेगा नहीं, ठीक है। अकेले रहकर ठीक है आप अपना पोटेंशियल बढ़ा सकते हो, आप अपनी नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जीना तो आपको समाज में ही है। तो बहुत सारी चीजें आपको समाज में रहकर ही करनी है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी है कि एक इंडिविजुअल की भी इंपॉर्टेंस है और जो आप सामाजिक अंतःक्रिया कर रहे हैं उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, उससे आप बहुत कुछ सीखते भी हो और रहना आपको यही है, प्रैक्टिकल जीवन आपका यही है, आपको समाज में ही रहना है। तो उसके भी आपको जो भी रूल्स है या नियम है, कायदे हैं, किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, किस तरीके से आपको समाज में रहना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों ही आपस में इंपॉर्टेंट है। According to them, each teacher should know what, when and how he has to teach the children. अब देखो एजुकेशन हमने पढ़ा, एजुकेशन में ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बच्चे को आपको किस तरह तैयार करना है, अपनी आज के वर्तमान की प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना है। तो हर शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि बच्चे को उसे क्या सिखाना है, कब सिखाना है, कैसे सिखाना है। इसीलिए ये टीचर ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक टीचर जो है वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसे बच्चे की साइकोलॉजी समझनी चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए बच्चे के कहाँ पर क्या से चैलेंजेस वो फेस करेगा, उसको सॉल्व करने की क्षमता भी टीचर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो टीचर ट्रेनिंग को ये काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम इनके करिकुलम की बात करें तो इनका करिकुलम जो होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, रियलिज्म किसे फॉलो कर रहा है, आज साइंटिफिक चीजों को फॉलो कर रहा है, हमें अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रियलिटी को समझना है। तो ये साइंस, लॉजिक, मैथ्स, इन सारी चीजों को जो है काफी इंपॉर्टेंस देते थे। पर इनके हिसाब से जो आर्ट्स और लिटरेरी सब्जेक्ट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप उनकी इंपॉर्टेंस को नकार नहीं सकते। आपको सोसाइटी में रहना है, वो चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज सुखमय जीवन जीने के लिए। इसके अलावा आप कहेंगे तो इन्होंने स्कूल को क्या कहा था, स्कूल क्या है, इट इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। क्या है, समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रैग्मेटिज्म में एक लाइन थी, स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, ठीक है। स्कूल जो है समाज का ही लघु रूप है। इन्होंने कहा था स्कूल जो है वो समाज का दर्पण है, मिरर ऑफ सोसाइटी। जो समाज में चल रहा होगा ये सबको स्कूल में भी दिखाई देगा। तो स्कूल में भी हमें बच्चे को इस तरीके से तैयार करना है कि कल को जाकर वो सोसाइटी में अच्छे नागरिक की तरह जो है रह सके। अब एक बार ना हम की डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हमने क्या बात करी अभी तक। जो 4 फिलॉसफीज हमने पढ़ी, आपके सिलेबस में 4 फिलॉसफीज दे रखी है। सबसे पहले हमने आज रियलिज्म के बारे में जाना, जिसे हम यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। रियलिटी क्या है इनके हिसाब से, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, यानी आपके आसपास जो भी वस्तुनिष्ठ जो आपका संसार है वही अल्टीमेट रियलिटी है, उसके बियॉन्ड कोई आध्यात्मिक जगत या किसी पदार्थ या किसी और चीज के ऊपर हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, रियलिज्म बिलीव करता था ऑब्जेक्टिविटी पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठता। मतलब आप माने ना माने, अगर कोई चीज है तो है, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसे संसार के लॉज थोड़े पता होते हैं कि भाई सूरज जो है वो ईस्ट से उगेगा, वेस्ट में जो है वो डूबेगा, या दिन या रात का कॉन्सेप्ट हो गया, या पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं पता होते। लेकिन अब उसे नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें होती नहीं है, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पे जो है रियलिज्म बिलीव करता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो वो है नहीं, अगर वो चीज होती है तो उसका अस्तित्व है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी पे ये बिलीव करते थे। फिर यहाँ पे अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो आइडियलिज्म आइडियाज को रियल मानती थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, आइडिया। जैसे मैंने इसमें आपको एग्जांपल किसका दिया था कि पहले जमाने में मोर पंख से लिखा करते थे, अब आज नहीं लिखते, आज मैकेनिकल पेन्स आ गए, अलग अलग तरह के प्लास्टिक पेन्स, आप किसी तरीके पेन देख लीजिए आ गए। लेकिन मैं आज भी बात तो कर रही हूँ उसकी, उस आइडिया की बात मैं आज भी कर रही हूँ आपके साथ कि कलम से लिखते थे, मोर पंख की कलम बनाकर लिखते थे। अब वो एग्जिस्ट आज नहीं हो करता या प्रैक्टिकली उसे यूज नहीं किया जाता, लेकिन आइडिया आज भी जीवित है और कल को भी आप किसी न किसी को बताएंगे ये। तो ये अल्टीमेट जो रियलिटी या ट्रुथ जो एग्जिस्टेंस मानते थे वो किसकी मानते थे, आइडियाज की मानते थे। नेचुरलिज्म किसको, नेचर को अल्टीमेट मानता है, प्रकृति ही सब कुछ है। और प्रैग्मेटिज्म किसे मानता है कि रियलिटी बदलती रहती है, रियलिटी चेंज होती रहती है, सत्य जो है अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। आज का सत्य कुछ और है, कल समय की मांग बदलेगी, कल समाज बदलेगा, समय जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे सत्य भी बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको क्या दिया था कि पहले जो है
कुछ डिस्कवरीज ऐसी हुई थी, ये माना जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी प्लैनेट जो है उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन और ज्यादा जब खोज हुई तो ये पता चला कि भाई सूरज मिड में है और बाकी प्लैनेट्स अर्थ के साथ साथ बाकी प्लैनेट्स भी क्या है, सूरज के चक्कर लगाते हैं। तो ट्रुथ जो है वो बदलता रहता है समय के साथ साथ। जैसे जैसे और एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जैसे जैसे और प्रोग्रेस किया जाएगा और प्रयोग होंगे, तो वैसे वैसे सत्य बदलता जाएगा। तो सत्य कभी भी एक नहीं रहता, वो समय जगह इन सब चीजों के अनुसार बदल जाता है। लर्निंग मेथड भी आप देखो इनके हिसाब से क्या हो जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में ही जानना है, तो ऑब्जर्वेशन और सेंसेस को ट्रेन करने की बात की जा रही है। यहाँ पर आइडियाज रियल है तो थिंकिंग और डिस्कशन की बात यहाँ पर होती है, ठीक है। फिर नेचर यहाँ पे अल्टीमेट है, तो नेचर को एक्सपीरियंस करो। और चेंजिंग रियलिटी है, तो यहाँ पर हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करते रहना पड़ेगा, आपको करके सीखना पड़ेगा चीजों को। फिर फोकस एरियाज क्या रहते हैं, यहाँ पर फैक्ट्स और साइंस को पढ़ोगे, क्योंकि कंप्लीटली ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, कि जो चीजें होती हैं अगर साइंटिफिकली आप प्रूव कर सकते हो कि ये चीजें होती हैं, फैक्ट्स क्या है, तथ्य क्या है, ठीक है, तो फिर ये इनके लिए रियल माना जाएगा, ट्रुथ है वो, ठीक है। आइडियलिज्म के अनुसार वैल्यूज और मॉरल्स को ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है, मूल्य क्या है, नैतिक गुण क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रहता है नेचुरलिज्म में, भाई बच्चे के अंदर नेचुरली जो गुण है, नेचर को उसे सौंप दो, अपने आप नेचर जो है उसके नेचुरल एबिलिटीज को एनहेंस करेगा और उसे एक अच्छा जो है मनुष्य बना देगा, जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर के ऊपर, कि नेचर के हवाले कर दो उसे। और यहाँ पर अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर बात में आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म जो है आपका, ये आपका उपयोगितावाद भी है, क्योंकि यहाँ पर वही चीज को सत्य माना जाता है जो मेरे लिए उपयोगी है। अगर मेरे लिए उसका उपयोग खत्म हो गया तो मेरे लिए वो सत्य नहीं है, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म किसको फॉलो करता है, यहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो देखो पहला है आपका, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के जनक किसे माना जाता है, प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो, फ्रोबेल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका, अरिस्टोटल। और इसके बाद प्लेटो की अगर हम बात करें तो वो आइडियलिज्म के जनक है, रूसो की अगर हम बात करें तो वो प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के जनक है। सेकेंड है आपका, रियलिज्म एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, यथार्थवाद किसके महत्व पर जोर देता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। देखो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इमेजिनेशन की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ क्या मानते हैं कि जो हमारे सामने हमें दिख रहा है हमारे फाइव सेंसेस से वही सत्य है। तो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर आएगा आंसर, स्पिरिचुअल की भी ये बात नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म द टीचर शुड बी, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक को होना चाहिए अ स्पिरिचुअल गाइड, अ फैसिलिटेटर ऑफ नेचर, एन एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट मैटर, अ पैसिव ऑब्जर्वर। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टीचर के लिए इन्होंने क्या कहा है कि टीचर जो है वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए बच्चे को क्या कैसे कब पढ़ाना है और अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है एन एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट है आपका, रियलिज्म बिलीव्स दैट ट्रुथ इज रिवील्ड थ्रू, यथार्थवाद का मानना है कि सत्य किसके माध्यम से प्रकट होता है, इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, डिवाइन रिवीलेशन। देखो ये दैवीय रहस्य उद्घाटन, आध्यात्मिक ध्यान या इंट्यूशन की बात नहीं करते, ये डायरेक्ट फिजिकल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी गेव बर्थ टू द साइंटिफिक मेथड इन एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन में साइंटिफिक मेथड को लाने का जो श्रेय है वो कौन सी फिलोसफी को या किस विचारधारा को दिया जाता है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो यहाँ पर सही आंसर है रियलिज्म। सेकेंड है आपका, अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ द स्कूल करिकुलम, ठीक है। तो रियलिज्म के अनुसार, यथार्थवादियों के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम का केंद्र क्या होना चाहिए, लिटरेचर एंड आर्ट्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स, मिथ्स एंड लेजेंड्स। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत सारे जो करिकुलम के आपके अलग अलग सब्जेक्ट है उनको नकारा था, इनफैक्ट इनके अनुसार जो करिकुलम था ना उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, बच्चों के पास बहुत सारी चॉइस होना चाहिए, वो जो सीखना चाहते हैं वो सीखे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमने देखा था क्योंकि वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं, जो चीज सत्य है, फैक्ट है, लॉजिकल है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है, साइंस एंड मैथ्स, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने लिटरेचर और आर्ट्स को कम बोला था या फिर उन्होंने ये कहा था कि ये इसको यूजलेस है, क्योंकि आपने देखा है कि नेचुरलिज्म वगैरह में अगर हम देखें तो उन्होंने उसको पढ़ाने के लिए मना ही किया था कि इसको पढ़ाने की तो जरूरत है ही नहीं, ये यूजलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन
प्राइम इंपॉर्टेंस अगर हम देखें कि अगर ऑप्शन ही आ जाए हमारे पास कि किसको सही बोला था, तो कंप्लीट जो उनकी फिलॉसफी है वो साइंस और मैथ्स को जो है मेन फोकस करती है। द स्लोगन थिंग्स रादर देन वर्ड्स इज एसोसिएटेड विद, ये हमने अभी अभी पढ़ा, तो इसका आंसर डायरेक्टली बता देती हूँ, रियलिज्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असर्शन दिया है कि रियलिस्ट टीचर्स प्रेफर द यूज ऑफ मैप्स, चार्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ओवर एब्स्ट्रैक्ट लेक्चर्स। ठीक है, तो रियलिस्ट टीचर्स क्या करते हैं, वो ज्यादातर टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग करते हैं बजाय इसके कि वो सिर्फ क्लास में खड़े होकर लेक्चर्स दे। इसका रीजन वो दे रहे हैं कि रियलिज्म होल्ड दैट नॉलेज इज गेन्ड थ्रू सेंसेस एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो इनका मानना है कि जो रियलिस्ट मानते थे कि हम जो वर्ल्ड है उसकी नॉलेज को कैसे गेन कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने सेंसेस से परसीव कर कर। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो, अगर हम ये कहें कि एजुकेशन में साइंस को लाने का श्रेय किसे जाता है, रियलिज्म को जाता है। एजुकेशन में आपका टीचिंग एड्स को लाने का श्रेय किसे जाता है, रियलिज्म को जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो इनका मानना था कि बच्चे को टीचिंग एड्स के थ्रू जितना ज्यादा आप रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चे को दे सकते हो वो आपको देने की कोशिश करनी चाहिए। तो टीचिंग एड्स को भी लाने का श्रेय जो है रियलिज्म को ही दिया जाता है। फिर देखेंगे मैच द फॉलोइंग है एजुकेशनल फिलोसफीज एंड यहाँ पर फोकस, तो यहाँ पर फिलोसफीज दी है, यहाँ पर कोर फोकस दिया है। तो वहां देखिए आप आइडियलिज्म है, इसके बाद आपका रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म। यहाँ मटेरियल वर्ल्ड एंड फैक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन एंड वैल्यूज, प्रैक्टिकलिटी एंड यूटिलिटी, बैक टू नेचर। तो एक बार मैच करते हैं। देखो, आइडियलिज्म को आप किससे मैच करोगे, सेल्फ रियलाइजेशन एंड वैल्यूज। ठीक है, आदर्शवाद किसके ऊपर फोकस करेगा, आत्म साक्षात्कार और मूल्य। रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में अगर आप चेक करो, कभी कभी हम इस पे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो रियलिज्म के लिए यहाँ पर ऑप्शन ले सकते हैं। पहले काम करते हैं, नेचुरलिज्म को जोड़ लेते हैं, नेचुरलिज्म बैक टू नेचर होगा। ठीक है, अब रियलिज्म के लिए यहाँ पर आए मटेरियल वर्ल्ड एंड फैक्ट्स, और यहाँ प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटी। देखो, प्रैक्टिकलिटी एंड यूटिलिटी तो डायरेक्टली आपका प्रैग्मेटिज्म से जोड़ा है, मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है, प्रयोजनवाद, उपयोगितावाद भी इसको कहा जाता है। तो आपके पास रियलिज्म में क्या बचेगा, मटेरियल वर्ल्ड एंड फैक्ट्स। तो ए के साथ आ रहा है 2, तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। बी के साथ आ रहा है 1, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शिक्षा के किसी निश्चित लक्ष्य के विरुद्ध है। Which of the following philosophies against any fixed aims of education? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। अब थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये मानती है कि सत्य एक नहीं है, सत्य बदलता रहता है। बाकी सब में आप देखो, उन लोगों ने सत्य की एक परिभाषा दी है, सत्य क्या है। जैसे नेचुरलिज्म कहता है कि जो नेचर के यूनिवर्सल लॉज है वो अल्टीमेट सत्य है, या पदार्थ के बने हुए ये अल्टीमेट सत्य है। आइडियलिज्म तो ईश्वर को मानता है, ठीक है, अल्टीमेट सत्य। ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये इनके लिए अल्टीमेट जो है ट्रुथ्स हैं, इनके हिसाब से जो देवी मतलब जो वैल्यूज वगैरह हैं। फिर रियलिज्म की अगर हम बात करें, इन्होंने भी कहा है अल्टीमेट रियलिटी किसकी है, जो ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं अपने आसपास, जो हमारे सामने वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। लेकिन प्रैग्मेटिज्म क्या कह रहा है कि भाई ट्रुथ जो है एक नहीं है, बदलता रहता है, समय के साथ साथ चीजें चेंज होती है, कोई चीज आज मेरे लिए उपयोगी है, कल शायद मेरे लिए उपयोगी ना हो। तो यही फिलॉसफी जो ये कह रही है कि भाई हर चीज जो है इन मेकिंग है, ट्रुथ इन इट इज इन मेकिंग, एक सिंगल कोई सत्य नहीं है। इसी के अनुसार क्या है आपका एजुकेशन के फिक्स्ड एम कैसे हो सकते हैं, आप खुद ही सोचिए, जब ये फिलॉसफी ही ये कोई एक सत्य को नहीं मान रही, तो इसके हिसाब से एजुकेशन के भी कोई फिक्स एम्स नहीं होते। ठीक है, वो भी कैसे कैसे बदलेंगे, जैसे जैसे हमारी नीड्स, हमारी सोसाइटी चेंज होगी, तो उस हिसाब से आपके एम्स भी चेंज होते जाएंगे। प्रयोजनवाद एक अत्यंत डैश दर्शन, समाजवादी, उपयोगितावादी, राजनीतिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमने काफी बात कर ली है, उपयोगितावादी है। ठीक है, यूटिलिटेरियन। नेक्स्ट है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जनक हैं चार्ल्स सेंडर पियर्स, जॉन डीवी, अरस्तु, किलपैट्रिक। तो ध्यान देना है, प्रयोजनवाद के जनक शिक्षा में पूछे, शिक्षा में कौन, तो देखो शिक्षा में से लेकर आए थे जॉन डीवी। ठीक है, कौन है, जॉन डीवी। नेक्स्ट है आपका, विच इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट। ठीक है, तो आप प्रयोजनवादियों के अनुसार इन्होंने
टीचिंग मेथड पूछ रखा है, वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा है, लर्निंग बाय डूइंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, लीविंग द चाइल्ड फ्री टू लर्न, लेक्चर मेथड। एक बार जॉन डीवी दिमाग में बैठ जाएगा ना, आप अपने आप ही समझ जाओगे जॉन डीवी ने क्या दिया है, हर चीज कैसे बताइए, लर्निंग बाय डूइंग से, ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। नेक्स्ट है प्रेग्मा का क्या अर्थ है, ठीक है, व्हाट डज प्रेग्मा मीन्स, प्रैक्टिकल थिंकिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो प्रेग्मा का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, व्यवहारिक। प्रयोजनवाद के नाम से भी जाना जाता है, पुनर्निर्माणवाद, अनिवार्यता, प्रगतिवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो प्रयोजनवाद ना आपका किस नाम से भी जाना जाता है, प्रोग्रेसिविज्म, क्योंकि जैसे जैसे आप कह रहे हैं ना ट्रूथ आगे बदलता जा रहा है, जैसे जैसे इनोवेशंस हो गए, डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे जो है चीजें बदलेंगी, ठीक है, नई नई चीजें आती जाएंगी। तो प्रोग्रेस जैसे जैसे हो रही है ना, वैसे वैसे चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो प्रोग्रेसिविज्म भी कहा जाता है। Which of the following is correctly matched? Discipline in naturalism, regulated by nature. सही है, ठीक है, नेचुरलिज्म के अनुसार अनुशासन क्या है, नेचर से रेगुलेट होगा, प्रकृति द्वारा नियंत्रित होगा। डिसिप्लिन एंड आइडियलिज्म, इम्प्रेशनिस्टिक, ये भी बिल्कुल सही है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक जो है एकदम आदर्श होना चाहिए, जिससे प्रभावित होकर बच्चे खुद भी अपने जीवन में उस अनुशासन को अपनाएं, तो इम्प्रेशनिस्टिक ये भी सही है। डिसिप्लिन एंड प्रैग्मेटिज्म नॉट रिक्वायर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। फिर जॉन डीवी भी यही कहते थे कि शिक्षा में आपको कहते डिसिप्लिन की जरूरत क्या है, आप बच्चों को एक्टिविटीज में एंगेज करो ना, जब आप बच्चों को अपने अपने काम दे दोगे, जब आप बच्चा अपना करके सीखने में लगा रहेगा, तो उसमें डिसिप्लिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप डिसिप्लिन हो जाएगा। तो ये आपके तीनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैग्मेटिज्म एज अ स्कूल ऑफ फिलोसफी अज्यूम्स दैट। तो अब प्रयोजनवाद के अनुसार इन्होंने बताया है, प्रयोजनवाद को ही व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है। तो दर्शन की एक विचारधारा के रूप में व्यवहारिकतावाद की मान्यता है कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू प्योर ट्रायल एंड एरर, predictions can be made only in terms of probabilities, laws governing the universe are only universals, and nature of the universe is best described by stability। देखो ऐसा तो कुछ इन्होंने कहा ही नहीं है कि स्टेबिलिटी से आपका यूनिवर्स का नेचर डिस्क्राइब होता है। फिर अगर हम देखें ये जो बात है, लॉज गवर्निंग द यूनिवर्स आर ओनली यूनिवर्सल, ये नेचुरलिज्म ने कहा है, ठीक है, नेचुरलिज्म में बोला गया है, ये प्रयोजनवाद में नहीं कहा है, तो यहाँ पे ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। प्रेडिक्शंस कैन ओनली बी मेड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करते भाई, ये तो हर चीज एक्सपेरिमेंटली क्या कर रहे हैं, करके देख रहे हैं, तो प्रयोग करके उसको सिद्ध कर रहे हैं और तभी उसे एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज ये क्या कहते हैं, अभी रियलिटी तो अभी हो रही, बन रही, या फिर अभी ट्रुथ जो है इन मेकिंग है। तो लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर करके बार बार जो है चीजों को देखते हैं, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। जिन लोगों का शिक्षा दर्शन प्रयोजनवाद पर आधारित होता है, वे प्रयोग मूलक वैज्ञानिक पद्धति को अस्वीकृत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई, साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंटेशन को अस्वीकृत नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे अगर वो प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं। मानते हैं कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता संभव है, अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को स्वीकृति देते हैं, दावा करते हैं कि ज्ञान अस्थायी होता है और सत्य सापेक्षिक होता है, ये बिल्कुल सही है। ये क्लेम करते हैं कि जो नॉलेज है वो टेंटेटिव है और ट्रुथ जो है रिलेटिव है, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग सत्य हो सकते, ठीक है। सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को ये ऐसा एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट करके सीखने की बात करते हैं। और कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल, ये भी यही नहीं मानते, ठीक है, इनके अनुसार क्या हो सकता है, हर एक के लिए अपना अपना अलग अलग सत्य हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमाकत करता है। विच एजुकेशनल फिलोसफी कंडेम्स एनफोर्स डिसिप्लिन एंड एडवोकेट सोशल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन चिल्ड्रन इंटरेस्ट, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। तो यहाँ पर सोशल डिसिप्लिन की बात कौन करता है, प्रैग्मेटिज्म करता है, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। तो क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं जॉन डीवी जो है प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, उन्होंने सोसाइटी की भी बहुत इंपॉर्टेंस बताई थी। उन्होंने क्या बताया था कि बच्चा जो है समाज में सीखता है, तो सोसाइटी की क्योंकि इंपॉर्टेंस है और इसीलिए जो है बच्चे को अलग तरीके से डिसिप्लिन जो है यहाँ पर सिखाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं उसको छोड़ दिया जाता है कम्प्लीटली। उनका मानना तो था कि डिसिप्लिन करने की जरूरत ही नहीं, बच्चा जब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जब वो प्रोजेक्ट मेथड वगैरह से आप पढ़ाओगे बच्चे को खुद से चीजें करने दोगे, अपने आप उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा जब वो लोगों के साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है। तो ये प्रैग्मेटिज्म जो है इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमारा जो फिलोसफीज थी आपकी 4, हमने उनको कवर किया, हमने बेसिक उसके प्रिंसिपल्स को समझा, एमसीक्यूज हमने उसके कर लिए, इसके बाद हमारे थिंकर शुरू हो जाएंगे।
अगर आप लोग हमारे साथ स्ट्रक्चर्ड वे में एलटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पार्ट 1 जो आपका है 50 मार्क्स का, और केवल पेडागोजी भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आपका एसएसटी का कोर्स अवेलेबल है, साइंस के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप इनको चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हम क्लासेस यहाँ पर कर रहे हैं उनकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप हमारी क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।